जय हिंद टू ऑल दी रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं अब आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको कट करना है, ब्लर कर गया मैं, ठीक है, सॉरी। स्टार्ट 3, 2, 1। जय हिंद टू ऑल दी रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, टीओ और एटीओ के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से हमने एक मेंस की सीरीज चला रखी है। डेली आपको एक प्रश्न मिल रहा है और उसके अगले दिन हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे जो पोर्टल में जाइएगा, वहां पर आपको जितने भी अभी तक के हमने मीन्स क्वेश्चन बनाए हैं वो वहाँ पर अपलोड करे हैं, आप उनको अटेम्प्ट करिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब तक आप मीन्स क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं अटेम्प्ट नहीं करते हैं, एक लेथार्जी फील होती है लिखने में, तो आप फिर सिलेक्शन भूल जाइए। देखिए, ये कड़वी बात है पर सच बात है। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मीन्स राइटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ऐसी पोर्टल में आप जाइएगा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और हमारे जो कोर्सेज हैं वो आप देख पा रहे होंगे, 3 पेपर होते हैं, आपको पता है। तो वो पेपर्स की हमने टेस्ट सीरीज भी बना रखी है, वो आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा और वो बहुत जेन्युइन रेट में आप तक पहुंचाई जा रही है। तो देखिए, कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि कैन वी से इंडिया विल सून बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। यानी कि क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले समय पे जो भारत है एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन के आए, ठीक है। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा जो आपको समझना है वो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से समझना होता है। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपको जो भी लिखना होता है उसमें उससे संबंधित जो प्रूफ होते हैं वो भी लिखना होता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए, घबराइएगा मत। मैंने देखा बहुत सारे एस्पिरेंट इकोनॉमिक्स से घबराते हैं, पर आज मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत आसान करने की, और कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस कि आपने कैसे करना होता है। जैसे समझ लीजिए, पहले यहाँ देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आज का है ये बहुत ज़्यादा जो जुड़ा हुआ है वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, राइट। अब इकोनॉमिक्स में जब हम मीन्स राइटिंग करते हैं, राइट, जैसे आज जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें आप देखेंगे ये आपका जो GS3 का पेपर होता है यूपीएससी में, जिन्होंने यूपीएससी का भी फॉर्म भरा है, तो GS3 का जो पेपर होता है उसमें ये काम आने वाला है आज, राइट। और कितना भी इसमें जो फैक्ट्स मिलेंगे, आज जो आपको फैक्ट्स मिलेंगे वो आपके प्री में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आपके टीओ एटीओ में तो आपने सीधे मेंस देना है, तो वहाँ तो ऑप्शन नहीं है, आपको सब देखना ही पड़ेगा। तो देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब हम मेंस राइटिंग करते हैं खासकर इकोनॉमिक्स के लिए, तो वहाँ पर हमें कुछ डेटा लिखना है। जैसे मान लेते हैं हम बेरोजगारी है, बेरोजगारी में हमें कुछ लिखना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर हवा में बातें नहीं करनी होती है, इस सब्जेक्ट की यही सीमा होती है। हवा में बातें नहीं करनी है कि भैया कुछ भी लिख दें कि 12% बेरोजगारी दर चल रहा है, 12% रेट चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपने जो भी लिखना होता है उससे संबंधित जो रिपोर्ट आई हैं, जो ऑफिशियल रिपोर्ट होती हैं, वो आपने मेंशन करनी होती है, तभी आप अपना डेटा कोड कर सकते हैं। तो सर, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कोई मैगजीन में नहीं जाना है, किसी भी बुक में नहीं जाना है, क्योंकि देखिए ये डेटा आपको करंट से संबंधित है और आपको काफ़ी न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ जाएंगे और इतना समय है नहीं। तो वो हमारी टीम आपके लिए करेगी। जो भी टीम आपको जो डेटा देगी, आज आप देख पाएंगे तो अब आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। पहले आज लेक्चर पूरा देख लीजिए, फिर खुद फैसला करिएगा कि आपने ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनसे जुड़कर रहना है। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि टीओ एटीओ ट्रेजरी किससे जुड़ी हुई है? इकोनॉमिक्स से, तो ज़्यादा वेटेज इकोनॉमिक्स का रहेगा, ठीक है, अकाउंटिंग का रहेगा, राइट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो जो भी रिपोर्ट हमने देनी होती है उसी के आधार पर हमने बात करनी होती है, राइट, जो आज आपको दिखेगा। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप क्लियर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको देखते हैं, और कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। ये देखिए, तो भारत क्या कभी ऐसा बन पाएगा, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, क्या भारत ऐसा कभी बन पाएगा? बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पर लिखा है कमेंट। मैंने आपको बताया था कीवर्ड होते हैं, जैसे एक्सप्लेन करिए, कमेंट करिए। तो आज ये कमेंट है, तो देखिए हमें क्या ध्यान देना। अगर ये एक्सप्लेन पूछा होता तो हमें किस बात का ध्यान देना होता, और अगर ये कमेंट है तो हमें किस बात का ध्यान देना है।
अब देखिए, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि जो पेपर है वो बिलिंगुअल में होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में देख सकते हैं, वहां पर कमेंट लिखा है या एक्सप्लेन लिखा है, इंग्लिश वाले सेक्शन में आप देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा हमने कैसे करना है, राइट। तो देखिए, एक्सप्लेन में क्या होता है, हम जैसे समझ लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा भारत को एक्सप्लेन करिए, भारत को एक्सप्लेन करिए, तो आप भारत को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप कहेंगे भारत जो है उसमें आज के समय पे 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है। भारत का एक राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, और भारत समाजवाद को सपोर्ट करता है। ये हो गया भारत का। एक्सप्लेनेशन में हम इस तरह की डेटा देते हैं जो नॉर्मल है, जो हम देते हैं, राइट, जो सत्य है उसकी बात करते हैं। पर जब कमेंट होता है, कमेंट में हमें क्या करना है, ये डेटा तो आता है, एक्सप्लेन हमें करना होता है, जो पूछा गया है उसको एक्सप्लेन करना होता है। पर हमें क्या करना है, अगर जो भी हमने एक्सप्लेन किया है, अगर वो हमारे हिसाब से, हमारा जो ज्ञान है, अगर हमें लगता है ये नेगेटिव है, वो भी हमें दर्शाना होता है, और हमें अगर लगता है ये सही है, प्लस मतलब सही, यानी कि प्लस मतलब सही है और नेगेटिव मतलब ये सही नहीं है। देखिए, इसको एक बार नए पेज में कर लेते हैं। जब कमेंट होगा, जब आप कमेंट करेंगे, जब कमेंट पूछा होता है, तो कमेंट दो तरह के होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक है। तो अगर सकारात्मक भी है तो आपने उसको लिख देना है मैं इससे सहमत हूं वगैरह वगैरह, और अगर नकारात्मक आप दिखाते हैं कि भैया ये नकारात्मक है, तो मानते हैं आपने नकारात्मक में 1 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं, आपने 3 बातों से जो भी पूछा गया है, आपने अपना जो मत है, अपना जो व्यू है, उसको नेगेटिव बनाया है। तो अगर आपने 3 पॉइंट नेगेटिव बनाए हैं, तो 3 पॉइंट का आपने सॉल्यूशन भी देना होता है। क्योंकि देखिए, असली जो व्यक्ति होता है, वो ये असली बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो मुसीबत वो बताएगा ये गलत है, परंतु उसको कैसे ठीक किया जा सकता है वो भी वो बताता है। देखिए, आपसे जो चिढ़ने वाले लोग होते हैं वो आपको हमेशा नेगेटिव ही कहेंगे, ये गलत है, अरे कहाँ तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, राइट। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो सही में आपका भला चाहता है, तो वो आपको, अगर आपके अंदर कोई कमी होती है वो भी बताएगा, परंतु वो कमी के साथ आपको सॉल्यूशन भी देगा, राइट। तो वही काम एक जो गोयला क्लासेस है वो कर रहा है कि आपकी अगर कमी होगी तो बताएंगे हम आपको, और वहीं पर आपको ठीक करेंगे, राइट। तो ये फर्क होता है कमेंट में। तो यानी कि आज जो भी ये क्वेश्चन है उसमें हमने क्या देखना है कि इसमें हमें कमेंट करना है। तो जो भी हम भारत में देखेंगे कि भारत में क्या है स्थिति, और अगर हमें लगता है कि भारत तो ऐसे ये विकास के पथ पर नहीं चल सकता है, तो हमें उस पे उसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो दिखाने पड़ेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन भी हमें देना पड़ेगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं जो भी यहाँ डेटा देने वाला हूँ आपने लिख लेना है, और ये एक जो न्यूज़पेपर होते हैं, बहुत अच्छी मैगजीन्स होती हैं, जो ऑथराइज मैगजीन्स होती है, ऑथेंटिक मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनसे ये डेटा आप तक पहुंच रहा है, राइट। तो मिंट का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिसने नहीं सुना है बस मिंट का एक वर्चस्व है, ये समझ लीजिए। देखिए, मिंट के हिसाब से क्या है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो 2014-15 से आज तक डबल हो गई है। क्या समझ में आ रहा है कि मानते हैं 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए है, मानते हैं, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है। तो आज के समय पे अगर मैं इसको 22 से 23 लूं, ये वित्तीय वर्ष लूं, तो ये डबल हो चुकी है, लगभग डबल हो चुकी है। तो ये तो अच्छी बात है, राइट। तो यानी कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, और ये मैं नहीं कह रहा, देखिए ये हम नहीं कह रहे, मतलब मैं नहीं कह रहा, ये बात न्यूज़पेपर कह रहा। तो ऐसे ही हमने कोट करना होता है, राइट। हमारा डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि हम कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ रही है, और प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, राइट। पहले व्यक्ति स्कूटर में घूम रहा है, अब वो व्यक्ति अच्छी मोटरसाइकिल लेगा, और जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कार लेगा, राइट। इस तरह से बहुत आसान करेंगे इसको, चिंता मत करिए। और देखिए, ये एक डेटा है जिसमें जो देश है हमारे, उसकी जीडीपी के बारे में बताया गया है, यानी कि राष्ट्र की जो आय होती है। सबसे नंबर 1 2022 का डेटा देखिए, वो है अमेरिका। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि 2022 के हिसाब से अब इंडिया जो है 5वीं रैंक में आ गया है। पहले क्या था, इंडिया 6वीं रैंक में था, यहां पर था, पर 2022 में इसने ब्रिटेन को पीछे कर दिया है और ब्रिटेन से आगे आ गया है। तो राष्ट्रीय आय की बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए, तो ब्रिटेन से हम आगे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ब्रिटेन से आगे हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रॉब्लम क्या है मैं आपको एक आसान शब्दों में समझाता हूं। देखिए, यहां पर मैं इंडिया को रखता हूं और यहां पर मैं ब्रिटेन को रखता हूं, और 2022 के डेटा के हिसाब से हमारे जो देश की आय है वो ज्यादा है ब्रिटेन से, तो मैं इसकी आय रख देता हूं 1,000 रुपए, और ब्रिटेन की आय में रख देता हूं इससे थोड़ा कम, मैं रख देता हूं 800 रुपए। ये पूरे राष्ट्र की आय हमने माना है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अब देखिए समस्या क्या है, यहीं पर अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, जो पॉपुलेशन है भारत की वो कम से कम होगी 500 मान लेते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत की जनसंख्या चाइना के बाद भारत की ही जनसंख्या, और जिस हिसाब से जनसंख्या का दर बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, तो वो चाइना को भी पीछे कर देगा। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये मान लेते हैं हम, ये लगभग 200 है। यही तो है, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत ब्रिटेन से काफी आगे माफ कीजिएगा। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। कुल आय जो हमारी 1,000 रुपए है उसको हम जितनी जनसंख्या होते हैं उससे विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हमारा आंसर आता है 2। प्रति व्यक्ति आय कितनी आ गई, 2 रुपए। और यहां पर भी हम वही करते हैं, 800 राष्ट्र की कुल आय डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो यहां पर आंसर आ गया 4, यानी कि यहां पर प्रति व्यक्ति आ गया है 4। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राष्ट्रीय आय ज्यादा है या कम है, निर्भर इस पर भी करता है कि जनसंख्या का क्या है। तो इसीलिए याद रखिएगा, हालांकि इंडिया की जो जीडीपी है वो बढ़कर आई है ब्रिटेन से, पर अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो भारत अभी बहुत पीछे है ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये डेटा आपको ये समझाएगा। जैसे इसमें आप देखेंगे भारत आ गए हैं किससे, ब्रिटेन से, परंतु प्रति व्यक्ति आय का अगर मैं डेटा देखूं तो भारत आपके 142वें रेंज में है। आप इमेजिन कर सकते हैं 142वें। जीडीपी के हिसाब से भारत है 5वीं रैंक पर प्रति व्यक्ति की आय से है 142वें रैंक पर। तो ये जो रैंक है आपने याद रखनी है, जब आप मेंस लिखेंगे तो ये बात याद रखिएगा। तो ओवरऑल अभी हम क्या सीखे, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत की स्थिति ठीक नहीं है, राइट। तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो कहीं प्रॉब्लम समझ में आ रही है, प्रॉब्लम मैं बताता जा रहा हूं क्योंकि कमेंट करना है, जनसंख्या बहुत है, पर आगे सॉल्यूशन भी बताऊंगा, डोंट वरी। या अगर जनसंख्या कम नहीं हो सकती है तो उसको भी कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं, कमेंट करना है ना। अब देखते हैं यहां पर, देखिए यहां पर ये बताया है प्रति व्यक्ति आय। हालांकि जब मोदी सरकार आई है, देखिए जब मोदी सरकार यहां पर आई थी, अभी प्रति व्यक्ति की बात की जा रही है, तो 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति आई थी वो थी 86,647। क्वेश्चन है क्या सर हमें ये डेटा याद करना है और ये कितना कैसे याद होगा। इसको याद मत करिए, लगभग ऐसे याद कर लीजिए, लगभग 86,000 ऐसे याद रख लीजिए, लगभग जरूर लिख दीजिए आगे। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अबाउट, ठीक है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो 86,000 कब थी, 2014-15 में। और जो अब हो चुकी है 2022-23 में लगभग 1,72,000 हो चुकी है। तो देखिए ये डेटा आराम से याद हो जाएगा, यानी कि 86,000 से लगभग 86,000 से कहां पहुंच गए हैं, 1,72,000। तो ये लगभग डबल हो गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय भी बड़ी है, पर जिस हिसाब से हमारा जीडीपी बढ़ा है, राष्ट्रीय आय बढ़ी है कि हम 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं, टॉप 5 में, उस हिसाब से हमारा प्रति व्यक्ति आय नहीं है, राइट। फिर भी पहले से बड़ा है, पहले से मतलब जब बीजेपी आई थी 2014-15 में, राइट। और यहीं पर मैं कहना चाहता हूं मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही है तभी मैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस मैं ये बात कर रहा हूं, राइट। अच्छा, अब यहां पर हम देखेंगे एक पिनाकी चक्रवर्ती हैं, NIPFP के, ठीक है, डायरेक्टर रह चुके हैं, डायरेक्टर हैं, माफ कीजिएगा, हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट दिया है कि जो जीडीपी बताई जा रही है कि हम 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं, इतनी बढ़िया जीडीपी बताई जा रही है, पर वो एक नॉमिनल जीडीपी है। जो रियल जीडीपी है वो हमारी क्या है, 5.6%, यानी कि जो 2014 में हमारी जीडीपी हुआ करती थी वो आज जो 2019 में पहुंची है केवल किस दर से बढ़ी है, 5.6%। अब देखिए इसको आसान शब्दों में मैं बता देता हूं, कंफ्यूजन होगा। देखिए जीडीपी जो होती है वो 2 तरह की होती है, राइट। एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। देखिए सिंपल समझना है, नॉमिनल में क्या होता है कि यहां पर महंगाई दर ली जाती है, यहां पर क्या होता है, महंगाई को लिया जाता है, महंगाई जो होती है
और रियल में क्या होता है, महंगाई जो इन्फ्लेशन होता है, एक तरफ मैं इन्फ्लेशन लिख रहा हूं, एक महंगाई, बात एक ही है। इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी कि अगर मैं इन्फ्लेशन को नहीं लूंगा तो केवल कितना उत्पादन हुआ है वो पता चल जाता है। नॉमिनल में ये समस्या होती है कि कभी कभी उत्पादन मतलब बराबरी हुआ है, पिछले वर्ष के बराबरी हुआ है, पर महंगाई के कारण हमें क्या दिखता है कि हमारे जीडीपी में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुआ है। क्यों? महंगाई के कारण। परंतु रियल जीडीपी में क्या होता है, महंगाई को हम लेते ही नहीं है, तो असल उत्पादन बढ़ा है या घटा है वो रियल से पता चलता है, तो इसीलिए रियल कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहां पर जो पिनाकी साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि असल में नॉमिनल के हिसाब से तो हम 5वीं रैंक में पहुंच गए हैं, है ना, महंगाई की वजह से, परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं है। 2014 से 2019 तक हमने केवल जो उत्पादन बढ़ाया है वो केवल कितना बढ़ाया है, 5.6, ओनली 5.6%। देखिए कितना आसान है याद करना, राइट। 5.6 याद क्या करना, हमें पता है 1 2 3 4 5 6, 5.6। और किसने बोला है, पिनाकी। तो ये मेंस राइटिंग में जरा कोट कर लीजिए, तो आपका वेटेज बढ़ गया है ना। इट्स ऑल अबाउट मेरिट। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। देखिए इन्होंने इसमें बता रखा, जैसे 72,805 हुआ करता था 2014-15 में, जो कि 2022-23 में केवल कितना हुआ है, 98,118। तो क्या सर ये डेटा मुझे याद करना है? नहीं, 72 लगभग 72,000 से कितना पहुंचा है, लगभग 98,000 बस। देखिए नॉमिनल के हिसाब से दुगना हो गया था, अगर आपको याद हो, नॉमिनल के हिसाब से 72,000 को दुगना हो गया था, पर इसके हिसाब से केवल कितना बढ़ा है, इतना। तो ये डेटा आपने याद रखना। अगर आप इसको याद करके कोड कर देंगे, बहुत आसान है। स्मार्ट खेलना है, लगभग 805 को छोड़ दीजिए, 118 को छोड़ दीजिए, लगभग लगभग लगा दीजिए आगे, ठीक है। अब जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, वो कहता है कि जो पर कैपिटा इनकम है ये जो गिरी है, एक कारण है कोविड पीरियड, चाहे वो रियल में गिरी है या नॉमिनल में गिरी है, वो कोविड है। अब देखिए जो कोविड हुआ था, कोविड का समय था, उसको हम कभी राज्य की गलती नहीं मानेंगे, मतलब जो राज्य सरकारें हैं उसकी गलती नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए नीतियां तभी काम करती हैं जब वो लागू की जाती हैं, पर कोरोना ऐसा समय था जो उस समय कोई भी नीति लागू नहीं हो सकती थी, राइट। तो कोरोना के समय पे हम किसी भी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये बात इसमें याद रखिएगा, ये बात आपने उठानी भी है। हालांकि सरकार ने फिर भी 2021-22 जब कोरोना का अंत होने लगा, खैर अंत क्या हो रहा, तो फिर से मैंने सुना है, न्यूज में चल रहा है, दोबारा आ रहा है, तो सेफ रहिएगा। तो 21-22 में हम उठे हैं, मतलब हमने ग्रोथ किया है, राइट। तो ग्रोथ में हमने देखा है कि हेल्थ में हमने ग्रोथ किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने ग्रोथ किया है, सामाजिक वे में, आर्थिक वे में हमने ग्रोथ किया, क्योंकि कोविड ने क्या किया था, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया था, लोग परेशान हो गए थे, चाहे शिक्षा था, स्वास्थ्य था, इस तरह की, ठीक है। तो ये बातें हैं। हालांकि इसमें लास्ट में कहा जा रहा है कि हमने कहीं ना कहीं एक अच्छा रिकवरी करा कोविड से। तो ये इसमें आपने क्या डालना है, मीन्स पे आपने ये डालना है, जैसे अभी मैं ये डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या डेटा उठा लेना है कि कोरोना जब था तो उसमें सरकार की गलती नहीं मानी जाएगी, बकायदा कोरोना के बाद जो समय आया था, क्योंकि कोरोना ने स्थिति बहुत नीचे पहुंचा दी थी, बहुत नेगेटिव चला गया था। जब कोरोना का पीरियड खत्म होता है तो कहीं ना कहीं सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि फिर से ग्रोथ किया। ये बात आप कोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये मटेरियल नहीं रहेंगे अभी, अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर से आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, बट रिवीजन हमें चाहिए होता है, और इतना टाइम है नहीं आपके पास नोट्स बनाने का, तो टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो एक ये पिक्चर है, इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि समस्याएं बता रहा हूँ ना। देखिए भारत की जो आर्थिक जो स्थिति है, यानी कि जो भारत का, अगर हम चाहते हैं कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए, यानी कि डेवलप्ड हो ना, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा तब तो डेवलप्ड होगा। तो एक समस्या एक और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहली समस्या मैंने बताई थी कि रियल का डेटा अलग है, नॉमिनल का अलग है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। समस्या क्या है कि भारत में मान लेते हैं, देखिए इसको ऐसे समझिए, भारत में मान लेते हैं 10 लोग हैं, ठीक है, एक्स वाई, मतलब अभी 3 मान लेते हैं, जी, 3 लोग हैं, और भारत की आय हुई है मान लेते हैं 90 रुपीज़। ध्यान से समझेंगे ये बात। अब देखिए हम ये मानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय मतलब 3 से विभाजित कर दीजिए, 3 लोग हैं तो 3 से विभाजित कर दीजिए, तो एक पे कितना आना चाहिए, 30 30 30। परंतु ऐसा नहीं है सिस्टम ऐसा नहीं है। सिस्टम क्या है
ये है पुराना सिस्टम, हम ये मानते हैं, ऐसा नहीं है। सिस्टम ये है कि एक्स के पास चले जाते हैं 60 रुपए, वाई के पास चले जाते हैं 20 रुपए, और जी जो जेड है उसके पास चले जाते हैं 10 रुपए। तो ये जो अनइक्वल यानी कि असमान जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है आय का, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए गरीब गरीब ज्यादा होता जाता है और जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और समस्या यह है, ये जो एक्स है ये भारत का केवल 10% आदमी है, जैसे अंबानी टाइप लोग, और जो ये 10 में बैठा है ये भारत का किसान आदमी है, लगभग ये 50% से भी ज्यादा है। अब आप समझ रहे हैं समस्या क्या है, कि भारत की आय कितनी भी बढ़े, पर जब वो आय बढ़ रही है, वो आय जा कहाँ रही है, जो हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसका जो सबसे कम अनुपात है 10%, उसकी तरफ ज्यादा आय जा रही है। बात समझ में आप? तो ये समस्या यहाँ पर ये बात की जाए, इसलिए पिक्चर में आप समझ पा रहे होंगे, अगर भारत 100 रुपए कमा रहा है तो 70 रुपए तो इन्हीं के पास चले जा रहे हैं और 30 रुपए इनके पास जा रहे हैं। समस्या क्या है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ये 50% से ज्यादा है और ये केवल 10% में है, तो गड़बड़ है नहीं है। तो समस्या है, अभी मैं समस्या बता रहा हूँ, बाद में समाधान भी देखेंगे इसका, राइट? तो ये बात है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जीडीपी के क्या हाल हो गए हैं, जो हमारा सालाना जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए कोरोना के समय में तो ये हाल हो गए थे, इतना नेगेटिव चला गया था, और अभी ये लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा में आप देखेंगे डायरेक्टली नीचे जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग 4.4 में पहुंच गया है। अब प्रश्न एक और, क्या सर ये भी मुझे याद करना होगा? नहीं, आपने से बस इतना याद रखना है कि आपने ये लिखना हो जाता है कि पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि जीडीपी नीचे आ रहा है और लगभग कहां चला गया है, 4.4। ये याद कर लीजिए कि लगातार हर वर्ष गिरता हुआ दिख रहा है और कितना चला गया, 4.4। हालांकि अभी पिछला ही जो थर्ड क्वार्टर आया है उसको अच्छा बता रहे हैं, पर ये हमें थोड़ा पीछे का लेना होता है, राइट? तो यहां से आपने क्या डेटा ले लिया, 4.4 जा रहा है और लगातार नीचे जा रहा है कुछ वर्षों से, ये दो बातें। अब देखिए यहीं पर से एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर जो हमारे पहले के जो गवर्नर साहब थे, कहाँ के, आरबीआई के जो गवर्नर साहब थे, रघुराम राजन, इन्होंने एक टिप्पणी दी है। जब हम मीन्स राइटिंग में जो भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे पद से रिटायर होते हैं, ये अपनी टिप्पणी देते रहते हैं न्यूज़पेपर में, तो इनकी टिप्पणी का हम इस्तेमाल मीन्स राइटिंग में कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। रघुराम राजन ने ये वाली स्थिति देखकर, जो ये नीचे आ गया है पूरा, ये स्थिति देख के टिप्पणी दी है कि इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट। अब हिंदू रेट एक टेक्निकल टर्म है, हिंदू रेट, हिंदू रेट की तरफ है। अब ये हिंदू रेट क्या है? देखिए हिंदू रेट का मतलब होता है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, 1950 से 1980 के दशक में, इसके दौरान 1950 से 1980 के दशक में जो भारत का जो जीडीपी होता था, जो राष्ट्रीय आय होता था, वो लगभग 4% के आसपास ही रहती थी, जैसे 3.3, 3.6 या ज्यादा से ज्यादा कितनी चली जाएगी, 4%, यानी कि 4% से ऊपर आती ही नहीं थी। तो इसी को कहा जाता था हिंदू रेट। हिंदू से यहाँ ये मतलब नहीं था कि पर्टिकुलर किसी धर्म की बात हो, हिंदू से यहाँ मतलब था कि एक ये, क्योंकि मुख्यतः जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, तो पूरे ही, और हिंदू में तो हिंदू कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं, हिंदू में तो सब आते हैं, राइट? तो इसीलिए इसको हिंदू रेट कहा गया, कि जो लगभग कितना जाता है, 4% से ऊपर जाता ही नहीं, 4% में फंस जाता है। तो अब थोड़ा हिंदू रेट के बारे में देख लेते हैं। प्री, जो आप में से जो हरियाणा सिविल सर्विसेज देने वाले हैं, प्री आने वाला है, यूपीएससी जिन्होंने भरा है इस तरह से, अब सीजीएल भी आ गया है, जो सीजीएल भरेंगे। देखिए हिंदू रेट, असल में ये जो शब्द दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था राज कृष्णा, इन 1978 में, जब 44वां संशोधन हो रहा था, है ना, 44वां संशोधन 1978 में तो हुआ, उसी समय ये एक शब्द बाहर आता है हिंदू रेट, जो किसने दिया है? राज कृष्णा ने, राज कृष्णा ने, ये बात याद रखेंगे, राज कृष्णा ने। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब लगभग 4% के आसपास रहती है जीडीपी, तो उसको कहते हैं हिंदू रेट। इसीलिए यहां देखिए ये, इसलिए रघुराम राजन ने क्या बोला, ये देखिए 4% के आसपास, और रघुराम राजन जी ने क्या बोला कि ये है हिंदू रेट, कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि भारत की स्थिति थोड़ा चिंताजनक है, राइट? अब देखिए ये मैंने कुछ डिस्कशन किया, सबसे पहले जीडीपी बताया आपको, जीडीपी, रियल जीडीपी बताया, नॉमिनल के हिसाब से तो पर कैपिटा इनकम डबल हो चुकी है, पर रियल के हिसाब से ऐसा नहीं है, है ना? और ये भी बताया कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मात्र जो 10% जनसंख्या हमारी जो बहुत पैसे वाली है उनको ज्यादा मिलता है, बाकी जो है उनको तो बहुत कम के बराबर मिलता है। अब सबसे पहले समझते हैं, अगर भारत को हमने डेवलप्ड
नेशन की कैटेगरी में डालना है तो डेवलप्ड नेशन की परिभाषा क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं व्हाट इज अ डेवलप्ड नेशन, तो आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, है ना, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, क्या बढ़िया बेहतरीन है। हालांकि ग्रेटर नोएडा, मोहाली, यहां पर ये काम हो रहा है इस तरह का, राइट, हमें दिखता है ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए इसकी कोई औपचारिक परिभाषा तो नहीं होती है, एक ऑथेंटिक डेफिनेशन तो इसकी नहीं है, परंतु जो मानी जाती है मुख्यतः वो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक सोवरेन स्टेट होना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन ज्यादातर किस में एंगेज होनी चाहिए, टर्शरी और क्वार्टरनरी सेक्टर में, ना कि प्राइमरी और लेसर एक्सटेंट में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। क्या कह रहे हैं मैं यहां पर बता देता हूं। डेवलप्ड नेशन की जो मानी जानी जो परिभाषा उसके हिसाब से क्या है, पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो वो होना चाहिए सोवरन। सोवरन का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि वो अपने अंदरूनी, ऐसा देश जो उसके आंतरिक मामले या उसके बाहरी मामले, अ कंट्री हुज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर दैट कंट्री कैन ओनली डिसाइड, यानी कि वह देश जिसका अंदरूनी मामला या बाहरी मामला वह देश खुद उसका निर्णय ले पाए, ऐसा देश होना चाहिए। सोवरन का मतलब आप समझ चुके होंगे। दूसरा कि वो जो होता है, वो देश जो होता है वो ज्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे ना हो, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे काम ना करता हो, ज्यादा काम ना करता हो। अब डोंट वरी, इसको भी हम देखेंगे। ज्यादा वो काम किस में करता हो, टर्शरी, और टर्शरी का भी हम क्वार्टरनरी कहते हैं, क्वार्टरनरी में ज्यादा तवज्जो देता हो। अभी फिलहाल याद रखेंगे, समझाऊंगा, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा ना काम करता हो पर ज्यादा ना करता हो, और टर्शरी और क्वार्टरनरी में ज्यादा ध्यान देता हो। अब इसको जरा समझ लेते हैं। देखें, जो इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स हमने बनाए हैं, जैसे जो भी उत्पादन होता है, जो भी सेवाएं होती हैं, जो उत्पादन होता है, जैसे हम गुड्स एंड सर्विस कहते हैं, उसको विभाजित किया गया 3 सेक्टर में। एक होता है प्राइमरी, पहला वाला प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी। प्राइमरी वो होता है जिसमें आप जो कुदरत, यानी कि जो नेचर हमें नेचुरल फॉर्म में देता है, जैसे खेती में आप कुछ करते थोड़ी ना, खेती में आपने मान लो बीज बोया तो आलू निकला, आलू नेचर ने बनाया है ना। तो अब आलू का या गेहूं का या चावल का जब आप इसकी प्रोडक्शन करते हैं, जब इस खेती करते हैं, तो आप किस सेक्टर में होते हैं, प्राइमरी सेक्टर। जैसे दूध, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो दूध आप निकालते हैं, जो खेती से जुड़े हुए जो पशुपालन होता है, ये सब किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर में जो कुदरत ने हमें आलू दिया है, उस आलू में जब मैं इंडस्ट्री को जोड़ दूं, तो इंडस्ट्री क्या करेगी, उसको कुछ चेंज कर देगी, फैक्ट्री क्या करेगी, चेंज कर देगी, और आलू को क्या बना देगी, चिप्स। तो जब मैं नेचर में कुछ एड ऑन कर उसका जो है उसका रूप बदल दूं, तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर इंडस्ट्रीज आती हैं, फैक्ट्रीज आती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टर्शरी के लिए। अब नया, तो टर्शरी क्या होता है, टर्शरी बेसिकली बात करता है सर्विस की। अब टर्शरी को भी 2 में विभाजित किया गया है, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। देखिए, क्वार्टरनरी का मतलब होता है जहां पर माइंड का ज्यादा गेम होता है, माइंड का, जहां पर स्किल चाहिए होती है, स्किल, ठीक है, जैसे कि स्किल चाहिए होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण लूं, जैसे जो टीचर्स होते हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। और क्वीनरी जो होता है, यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, किसी कंपनी का डायरेक्टर, जो डिसीजन ले सके। प्रधानमंत्री देश के लिए डिसीजन ले सकते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपनी कंपनी के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी हम क्वीनरी की बात नहीं करेंगे, क्वार्टरनरी की बात करेंगे। देखिए, टर्शरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस। अब देखिए, जैसे पुलिस है, पुलिस विभाग क्या होता है, देखिए एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं। पुलिस विभाग क्या होता है, पुलिस देता है आपको सेवा, कोई उत्पादन तो नहीं बेचता है ना, सेवा देता है। क्या सेवा देता है, आपकी सिक्योरिटी की सेवा देता है, राइट। तो ये हो गया। जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर है ना, वो आपको सेवा देता है अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होता है, आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होता है। और वैसे ही जो क्वार्टरनरी है, क्वार्टरनरी, वहां पर मैंने बताया जैसे टीचर जो स्किल में काम करते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब। तो कहा यह जा रहा है कि ऐसा देश, ये देखिए, ऐसा देश जो सोवरन हो और उसकी ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन का जो ज्यादा अनुपात है, वो टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर में डील करता हो। यानी कि सीधा सीधा ये है कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा पॉपुलेशन ना इंगेज हो, ना ही सेकेंडरी में हो, ज्यादा किस में हो,
टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, राइट। तो ये बात बताया गया डेवलप्ड नेशन की परिभाषा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मैंने अभी बताया आपको, देखिए भारत की स्थिति क्या है कि 50% से ज़्यादा, मानते हैं मैं यहाँ पर 60% ले लूँ, 60% के लोग अभी भी किसानी करते हैं, यानी कि वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं। और लगभग जो मानते हैं कि मैं कह रहा हूँ 30% लोग जो हैं वो आपके टर्शरी सेक्टर में हैं। तो इसीलिए स्थिति क्या है, भारत जो है डेवलप्ड नहीं हो पा रहा। एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम्स ही बता रहा हूं मैं, राइट। तो प्रॉब्लम ये है, आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ हमें रिपोर्ट्स लेनी पड़ती हैं, यहीं से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले तो ये समझेंगे कि अब प्रश्न है सर, एक बात मुझे बताइए कि अगर किसी देश को अगर उसको डेवलप्ड बनाना है तो यानी कि उसकी जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ानी है, राइट। सिंपल सी बात है। यानी कि क्या है, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ खड़ा है, ठीक है, ये पेड़ है, तो इसका कोई मूल्य है नहीं। इसी पेड़ को अगर काट कर अगर इसका फर्नीचर बना दिया जाए तो फर्नीचर का तो मूल्य होता है। जब मैंने एक फर्नीचर बना दिया, उसका मूल्य रखा है 10,000, तो ये हमारे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, सकल घरेलू माफ कीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाएगा। परंतु जब ये पेड़ खड़ा है तब तो कुछ नहीं जोड़ा जा रहा। हालांकि जब पेड़ जीवित है तो ये कहीं ना कहीं आपको पता है हमारे जो एनवायरमेंट होता है उसको प्रदूषित होने से बचाता है। तो इकोनॉमी जो है, डेवलपमेंट जो है, वो बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है कि पेड़ काट दो, फर्नीचर बना दो और अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ। पर अब वर्तमान में क्या देखा जा रहा है कि जो HDI इंडेक्स निकाला जाता है उसमें ये बात का भी ध्यान दिया जाता है कि उस देश का जो प्रदूषण स्तर है वो कैसा है, उस देश का समाज कैसा है, कि वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वहाँ की औरतें क्या घर ही रहती हैं या घर से बाहर वो जॉब कर सकती है। इस तरह की बातें भी अब उठाई जाती है। और ये भी देखा जाता है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं, ये मैटर भी कंसिडर किया जा रहा है। तो HDI जो होता है वो इन बातों का ध्यान देते हैं। और भारत की रैंकिंग आप देख सकते हैं 132वीं। कुल कितने देश लिए हैं इसमें? 191, 191। और भारत की रैंकिंग क्या है? 132 2021 के हिसाब से। और जब 2020 की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग थी 131, यानी कि भारत की रैंकिंग पर पूरे देश क्या थे? 189। अभी तो 2 देश और जोड़ दिए हैं, वो आपने मुझे बताना है कमेंट में, वो 2 देश कौन से जोड़े गए हैं HDI रैंकिंग में। तो भारत की स्थिति देखिए लगभग 100 से भी नीचे है। तो यानी कि भारत क्या है, अभी सामाजिक तौर पर खरा नहीं उतर पा रहा है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि भारत में, एक तो मुझे जो लगता है पर्सनली कि भारत में धर्म बहुत है, तो रिलीजन की वजह से भी कभी कट्टरता आती है। मतलब हमारी औरतें बाहर काम नहीं करेंगी वगैरह वगैरह। तो हमारी औरतें जो हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, जिनका जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, राइट। चाहे फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती आदमी जितनी, परंतु बुद्धि से वो काफ़ी अच्छी होती हैं। पर वो घर ही पे रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं औरतें घर पे ही रहनी चाहिए, राइट। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, पर ये देखा जाता है धर्म की वजह से जो हमारा अच्छा खासा लेबर फोर्स है वो घर ही पे रहता है, वो काम नहीं करता है। काम से मेरा तात्पर्य है जहां पर इनकम हो, जहां से कोई प्रोडक्शन हो। अब घर के काम तो करती हैं पर उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, राइट। हाउ मच वी आर बिहाइंड। अब देखिए अगर मैं करूं, अब मैंने अभी आपको दिखाया था कहीं ना कहीं कि जो हमारे वहाँ जो सामाजिक तौर पर हमारी रैंकिंग कहाँ है, बहुत पीछे हैं हम लोग, ठीक है। अब उसको भी अगर मैं ऑल खोलें, देखें शैक्षिक दर जो है हमारा, जो लिटरेसी रेट है वो क्या है। देखिए जो लिटरेसी रेट है हमारा वो 77.7% है। ये दिख रहा होगा आपको, 70.7%। और जो फीमेल है, फीमेल का है 70%। यानी कि मोटा मोटा अगर आप समझेंगे तो 30% अभी भी लोग हमारे इलिटरेट हैं। हमारी जनसंख्या के 130 करोड़ के कम से कम 30% लोग अभी भी क्या हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अगर मानते हैं 130 करोड़ का अगर आप 30% निकालते हैं तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 100 + 30, 100 का 30% हो गया 30, और 30 का हो गया 9, यानी कि 39 करोड़, यानी कि मोटा मोटा 40 करोड़ लोग अभी भी हमारे पढ़े लिखे नहीं है। इमेजिन करिए 40 करोड़ लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं है। अब जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो सर्विस सेक्टर में तो आ ही नहीं सकते, टर्शरी सेक्टर में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में आने के लिए कहीं ना कहीं आपकी योग्यता भी मायने रखती है, ठीक है, अच्छी जगह आने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह का भार हो जाता है देश पे, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल मैं बना रहा हूँ। वहीं पर आप देखिए तुलना अगर हम करें, ये फिनलैंड की तुलना करिए, 100% लिटरेसी रेट है यहाँ,
और आप यूनाइटेड किंगडम की बात करिए, हालांकि हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है नॉमिनल के हिसाब से, पर देखिए यूनाइटेड किंगडम का जो शैक्षिक दर है, लिटरेसी रेट है, वो कितना है 99.3%। तो इमेजिन करिए, ठीक है। और ये डेटा लिखते रहिएगा और कोशिश करिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ये डेटा आपको फ्री में दिया जाएगा, राइट। और आगे देखते हैं, अब हंगर इंडेक्स, कितने लोग भूखे रहते हैं। शिक्षा तो हमने देख ली किस हिसाब से हमारा हिसाब है। अब हमारे बच्चे हैं, हालांकि काम किया जा रहा है, मिड डे मील की योजनाएं चल रही हैं, सरकार काम कर रही है, मिड डे मील जो है फ्री में भोजन दिया जाता है ना। तो इंडिया जो रैंक करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से, वो है 107वीं रैंक करती है टोटल 121 देशों में। तो अभी भी भारत बहुत पीछे है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो श्रीलंका से भी पीछे है, नेपाल से भी पीछे है, नेपाल 81 है, बांग्लादेश 84 सॉरी, पाकिस्तान भी हमसे बेटर है, अफगानिस्तान 109 है। अच्छा, ये जो यहाँ पर जैसे एक पर्सनली मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अब तो देखिए, आप जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो एक उनसे भी मेरा मतलब पर्सनल वे में मैं कुछ कह सकता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप पिछले महीने देखेंगे तो वहाँ पर राशन बिक रहा है, जैसे पेट्रोल बिक रहा है वहाँ 500 रुपये लीटर, वहाँ लोग भगदड़ मच गई थी राशन के लिए और लोग मर गए थे। ये स्थिति आप देखिएगा पाकिस्तान के हाल, और रिपोर्ट में पाकिस्तान हमसे आ गया। तो ये कभी कभी जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो वैश्विक रिपोर्टें होती है, उस पर कभी कभी शक होता है, राइट। हालांकि भारत ने भी इसमें ऑब्जेक्शन किया था, राइट। तो ये एक एक्स्ट्रा डेटा है, इसे आपने लिखिएगा मत, ये आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि हमें तो उसी में चलना होता है। तो इंडिया की रैंक कितनी है 107, यानी कि इंडिया की अभी भी जो पोषण है वो कम है। आप सोचिए, जब पेट में अन्न नहीं होगा तो आदमी क्या काम करेगा, राइट। आगे देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखते हैं। जो ग्लोबल जेंडर गैप है, जेंडर गैप मतलब जब आदमी और औरत की बात होती है, ठीक है, जो गैप आता है बीच में, मतलब आदमी को ज़्यादा तवज्जो देना, इस तरह की बातें, तो उसमें भी इंडिया कहाँ रैंक करता है, 135 रैंक करता है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, 146 कंट्री। तो यहाँ पर भी इंडिया बहुत पीछे है, जिसे ग्लोबल जेंडर गैप कहते हैं, जी। ये जो रिपोर्ट है 2022 की, पिछले साल की, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो इससे भी हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, यानी कि हमारी जो औरतों का हक है, जो देना चाहिए, जो आदमी जितना स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस को एंजॉय करता है, उतनी अभी भी जो महिलाएं हैं वो नहीं कर रही हैं, ठीक है। जैसे जो लोग शहर में रहते हैं उनको तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शहर में नहीं दिखता है, पर आप ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी बंदिशें होती हैं महिलाओं के लिए, राइट। आगे देखते हैं, IMF ने भी एक बात कही है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, हर जो भी मैं डेटा दे रहा हूं आपको, उसके पीछे संस्थान जुड़े हुए हैं, तो मेंस राइटिंग में हमें यही ध्यान देना होता है। तो थोड़ा बहुत आपने याद तो करना है, ठीक है, बट मैं बहुत आसान कर रहा हूं। तो IMF के हिसाब से जो 2021-22 का जो इंडिया का जो GDP ग्रोथ था, ये 8.7% था। कितना था? 8.7%। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए, यानी कि पूरे विश्व को एक साथ लिया जाए, तो GDP ग्रोथ कितना होता है विश्व का, अगर पूरे देशों को एक साथ लिया जाए तो 3.6, और भारत अगर अकेला देखा जाए तो 8.7%। तो अकेले के हिसाब से तो भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि देखिए ग्लोबल वैश्विक तौर पे कितना विकास हो रहा है, 3.6 का वैश्विक स्तर पे ग्लोबली। पर भारत की बात की जाए तो भारत उससे काफी दुगना विकास कर रहा है, दुगना भी नहीं, तिगना कह सकते हैं, ठीक है। वो 3.6 है, ये 8.7 है, तो 3 और 9 अगर ले ले तो तिगना विकास कर रहा है भारत। फिर भी भारत 5वीं पोजीशन में क्यों है, और क्यों अभी भी डेवलपिंग है? क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। मैं अभी जितनी दिखाई आपको, शिक्षा दर कम है, लिटरेसी रेट कम है, जेंडर गैप काफ़ी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि उसके हिसाब से तो हम बहुत पीछे हो गए। हंगर इंडेक्स आप देख पा रहे होंगे, लोग अभी भी भूखे हमारे वहाँ, राइट। तो ये बातें हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पर देखिएगा आप, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये देखिए बहुत अच्छा, बहुत ऑथेंटिक संस्थान है ये। तो इसमें जून 2022 की रिपोर्ट में कहा है कि जो हमारे वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.8% की है, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.8% का है। बहुत ज़्यादा होता है, 7.8% प्रति वर्ष होता है ये, ठीक है। और इसका जो परिणाम है, हमारे वहाँ ये कहा जाता है कि इंडिया चाहे 5वें स्थान पे पहुँच गया, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तभी तो हम 5वें स्थान में पहुँच गए। पहले 6वें में थे, 5वें, कल 3 पहुँचेंगे 2। पर हमारा जो ग्रो हो रहा है वो कैसा ग्रो हो रहा है कि हमारे वहाँ जॉब्स नहीं है, हमारे वहाँ जॉब्स नहीं है। हम लोग ग्रो तो कर रहे हैं पर बेरोजगारी हमारे वहाँ बढ़ती जा रही है, ऐसा ग्रोथ हो रहा है हमारे वहाँ। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्या बोलता है? देखिए, ये एक रिपोर्ट है, यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। याद रखेंगे, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनेस्को। क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपको।
इन्होंने कहा है, एक हेडिंग डाली थी, नो टीचर्स नो क्लास। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख स्कूल इन इंडिया। इंडिया में 1.2 लाख स्कूल है और उन स्कूलों में केवल एक टीचर पढ़ाता है। 1.2 लाख स्कूल टीचर्स हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट करिए, मैंने हमेशा कहा आपको, आपने वही कोट करना है जो रिपोर्ट बताती है। तो स्थिति देखिए, वहां पर एक सिंगल टीचर चला रहा है और ज्यादातर ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये स्थिति है। 1.2 लाख स्कूल ऐसे हैं भारत में जहां पर पूरा एक ही टीचर है उस स्कूल में, और उनमें से भी 89% जो स्कूल हैं वो है रूरल एरियाज पे। तभी मैंने कहा, जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता है, पर जो ग्रामीण में रहते हैं वहां पर आपको पता चलेगा कि ऐसी स्थिति है, राइट। तो कहां से विकास होगा, समझ रहे हैं ना पॉइंट। देखिए, सारी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं आपको। अब एक और रिपोर्ट देखिए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। 2018 की रिपोर्ट है। तो हम 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट भी उठा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई संस्थान जो होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं, फिर 2-3 साल तक वो, क्योंकि वो नहीं हो पाती है, रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाती है, तो उनकी रिपोर्ट पुरानी हम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 2-3 साल पुरानी भी रिपोर्ट आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर वही संस्थान कोई लेटेस्ट रिपोर्ट देता है तो लेटेस्ट को उठाइए। तो ASER की रिपोर्ट है 2018 की, जिसमें यह पाया गया कि 58% जो स्टूडेंट हैं जो क्लास 3 से 5 के हैं, वो अभी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। क्लास 1 का मतलब जो बुक होती है ना, उसको पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इमेजिन करिए, जो बच्चा है क्लास 5th का, यानी कि क्लास 5th के हिसाब से उसने क्लास 2 में पहुंच जाना चाहिए, और वो क्लास 1 की बुक को पढ़ भी नहीं पा रहा है। ये स्थिति है। तो बच्चे की गलती है, टीचर की गलती है, या सिस्टम की गलती है? क्या लगता है आपको? ठीक है। और वैसे ही आगे का डेटा हमें मिलता है कि 47% जो हैं, जो इन्हीं में से, जो 58% में से जो 47 हैं, उनको तो जैसे टू डिजिट जो नंबर्स होते हैं, जैसे 12 - 10 में इनको बोलूंगा तो इनको नहीं आएगा। 2 डिजिट नंबर को इनको सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता है। तो ये पाया गया। तो स्थिति देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो बेसिक एजुकेशन है वो हमारा कितना गलत चल रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये ASER की रिपोर्ट कह रही है 2018 की। अब देखिए, एक और है, एक लेटेस्ट रिपोर्ट है ऑक्सफैम की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि जस्ट 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन होल्ड्स। देखिए, अगर भारत 100 रुपए कमा रहा है, तो 77 रुपए किसके पास चले जा रहे हैं? केवल 10% जनसंख्या के पास। और 77 यानी कि बचा कितना? 23 रुपए, 23 रुपीज किसके पास जा रहा है? 90% पॉपुलेशन के पास। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है और अमीर बहुत अमीर हो जा रहा है। तो इनइक्वालिटी, ये ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट है। हालांकि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, पर जो ऑक्सफैम के हिसाब से ये है। तो ये डेटा याद कर लीजिएगा, याद हो जाता है, ऑक्सफैम याद हो जाता है, ठीक है। हमें अभी कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको ध्यान से सुनिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 1% ग्रोथ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ी बड़ी, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट लाना, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाना, मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाना, ऐसे प्रोजेक्ट लाना जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे मेट्रो आप समझ सकते हैं, रेलवे आप समझ सकते हैं, इस तरह का शिप बिल्डिंग आप समझ सकते हैं, जैसे शिप कार्गोस, पोर्ट आप बना सकते हैं। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 1% इंक्रीज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या 1% अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, 1%, तो आपकी GDP लगभग 1.2% बढ़ती है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। यहीं पर से मैं एक बात बता दूंगा, जैसे आपने देखा होगा, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में सरकार जो होती है, वर्ल्ड बैंक, बड़ा बड़ा जो वर्ल्ड बैंक्स होते हैं, जो वर्ल्ड बैंक्स होते हैं, जो IMF होते हैं, उनसे लोन लेती है, और ये जो पैसा आता है कैपिटल रिसिप्ट में आता है। और ये रिसिप्ट क्या करता है, फिर ये पैसे का निवेश किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और अगर सर मुझे जानना है कि हमारे वहाँ, हमारे देश में कैपिटल, मतलब हमारे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो रहा नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा? सिंपल सा बात है, आप बजट चेक करिए। इस साल का जो बजट आया है उसमें आप देखिए फिस्कल डेफिसिट। अगर पिछले साल से फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के बजट से इस साल के बजट में बढ़ाया गया है, तो आप समझ सकते हैं ज्यादा सरकार किसकी तरफ ध्यान दे रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। अगर फिस्कल डेफिसिट पिछले साल से बढ़ा हुआ है, राइट, तो आप चेक करिएगा। तो यहां बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम 1% इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारा 1 से लेकर 1.2% GDP बढ़ता है। और यही डेटा हमारा एक मंत्रालय है जिसको हम मॉस्पी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
उसने कहा है कि उसने एक रिपोर्ट दी है कि अगस्त 2022 में मॉस्पी ने बोला है कि जो 46% जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, 46% जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो प्रोजेक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं जिस समय पे उन्होंने पूरा होना था वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, यानी कि लैगिंग हो रही है, यानी कि उनका कार्य रुका हुआ है। वो मान लेते हैं आज की कोई तारीख थी जिसमें तय था ये पूरा कर दिया जाएगा, पर वो पूरा नहीं हुआ है। क्या कारण हो सकता है? करप्शन हो सकता है। मेन कारण तो वही है ना, करप्शन हो सकता है। तो ये भी रीजन है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? मॉस्पी ने। 46% याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक मोतीलाल ओसवाल साहब हैं जो इन्वेस्टमेंट सर्विस है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट सर्विस है, इन्वेस्टमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनका भी देखिए क्या कहना है। 2019 रिसर्च बाय मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने रिसर्च करी थी 2019 में। इंडियाज हाउस होल्ड हैड द लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट अमंग द वर्ल्ड्स 15 मेजर इकोनॉमीज। जैसे हमने देखा कि ऊपर की जो जैसे इंडिया 5वीं रैंक में आ गया है जीडीपी के हिसाब से, टॉप में यूएसए है, फिर चाइना, इस तरह से। तो ऊपर के जो 15 जो देश हैं जो टॉप मोस्ट में आते हैं, इंडिया भी उसमें से एक है। वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जैसे भारत में आपको पता है एनएसई है और बीएसई है, तो ऐसी जगहों पे वहाँ के लोग इन्वेस्ट करते हैं। पर भारत में ये सबसे लोएस्ट है कि भारत के लोग करते ही नहीं इन्वेस्ट। 2019 का डेटा आप देखेंगे, 40% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, यानी कि 14% जो भारत की जनसंख्या है वो ही केवल इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। वहीं अमेरिका का देखा जाए तो, यूएसए का देखा जाए तो 45.5 क्योंकि भारत में ज़्यादा जो मानसिकता है वो है कि सोना बना लो, और सोना बना के क्या होता है पता है? आप उस पैसे को डेट कर रहे हैं। वो पैसा, मान लीजिए सोना आपने बनाया, फिर सोना आपने घर पर रख दिया, तो वो पैसा क्या होता है? डेड हो जाता है, वो रनिंग में नहीं होता। पर वहीं आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं? सर्विस प्रोवाइड करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो देश का विकास होता है। तो जो भी मेरे लेक्चर सुन रहा है, तो आप कोशिश करिएगा एक अपने लेवल पे शेयर्स मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए सोच समझ कर, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थिति है, तो ये डेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी एक मुसीबत है। और एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक डेटा है, देखिए न्यूज़ मैंने आपके सामने लाए हैं। एग्जाम में आपने नहीं लानी है, क्योंकि आप बस लिख सकते हैं कि ये डेटा जो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप ला नहीं सकेंगे ना, कौन कौन सी न्यूज़ लेंगे, तो वो समझाने के लिए कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है 16 मंथ का, वो पहुँच गया है 5.66% में मार्च में। ये लेटेस्ट है अभी कि इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई दर कितना पहुँच गया है? 5.66। अब मैंने क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने, मतलब जो भारत के निवासी हैं, जो हाउस होल्ड हैं, उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट समझ लीजिए। पर अगर महंगाई दर बहुत ज़्यादा हो, यानी कि आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है और बहुत महंगाई बढ़ गई है, यानी कि उसके पास वो बचा ही नहीं पा रहा पैसा, तो कहाँ से निवेश करेगा, राइट। पर अगर देखा जाए लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, जो महंगाई दर का जो रेट माना जाता है वो 2 से 6 माना जाता है, कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो अधिकतम 6 होना चाहिए और कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो महंगाई दर कितना है, 6 के अंदर है, तो सही है, यानी कि महंगाई दर सही है। तो जब महंगाई दर सही है, बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है भारत में, यानी कि 10,000 वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं 1,000 रुपये बचा ले रहा होगा, तो 1,000 का कम से कम वह व्यक्ति 100 रुपये यहाँ खर्च करे शेयर मार्केट में। हाँ, अगर महंगाई दर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास बचेगा नहीं। तो यहाँ पर आप ये भी कोट कर सकते हैं ना, जैसे सॉल्यूशन में आप देखिए, प्रॉब्लम तो मैंने बताई, जैसे मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताई है कि प्रॉब्लम यह है कि भारत का आदमी जो है निवेश नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता भैया? वो कह देगा बहुत महंगाई दर है वगैरह वगैरह। पर आप उस बात को ऐसे रख सकते हैं कि भैया आप जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, देखिए न्यूज़ कब की है, ये न्यूज़ है आपकी, यहाँ पर डेट होगी मेंशन, अभी दिख नहीं रही है, मतलब ये न्यूज़ आपकी अप्रैल, देखिए 13 अप्रैल की है, 13 अप्रैल। आज आप जानते हैं 23 अप्रैल है, तो 10 दिन पुरानी न्यूज़ है। तो हमारा जो महंगाई दर है वो कितनी है? 5.66। तो आप ये मुद्दा उठा सकते हैं कि महंगाई दर जो सरकार है और जो आरबीआई है मेंटेन करी हुई है 6 के अंडर, तो इसमें जो निवेशक हैं उनको निवेश करना चाहिए, वो मानसिकता चेंज करनी चाहिए, राइट। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो ग्लोबल 100 इंडेक्स है, देखिए 2022 का हमारी रैंक क्या है? 107। ये हमारी स्थिति है, ठीक है। तो देखिए इतना जब आप इसको दोबारा से रिवाइज करके देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने सब आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं कि भारत के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन पा रहा है। आप देखिएगा पॉइंट 1, पॉइंट 2 मैंने सब दे रखे हैं ऐसे पॉइंट, और रिलेटेड क्या तो वो किसी न्यूज़ में बताया गया है, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, उसकी रिपोर्ट में बताया गया है, ये बातें।
तो ऐसे हमें एक प्रॉब्लम बतानी होती है ऑथेंटिक। अब उसका जो निवारण है, निवारण देने के लिए जैसे कि मैंने आपको एक सॉल्यूशन भी आपने देना, अगर ये 3 प्रॉब्लम बताई हैं, जैसे ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मैंने ये आपको बताया था, एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि इन्वेस्ट नहीं करते हैं भारत में, केवल 14%। ओसवाल के हिसाब से देखिए, ओसवाल की जो रिसर्च है उसके हिसाब से भारत में केवल 14% करते हैं निवेश, और वहीं अमेरिका में 45.5 करते हैं। तो अब क्यों नहीं करते होंगे? क्या महंगाई दर है? महंगाई दर है। फिर मैं उसमें इसका सॉल्यूशन दूंगा कि करना चाहिए, क्योंकि अब महंगाई दर नहीं है, क्योंकि एज पर रिपोर्ट, ये देखिए ये भी है, ये रिपोर्ट क्या है कि महंगाई दर क्या हो गया, अब कम हो गया। पहले ज्यादा था, अब कम है, 5.66 है, यानी कि 6 के अंदर है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार ने क्या करना चाहिए कि महंगाई दर को कंट्रोल करना चाहिए, और जो सरकार कर रही है, नो डाउट कर रही है, तो उस हिसाब से सरकार ने क्या करना चाहिए। पहले मैंने लिखना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो पॉलिसीज होती हैं, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं जो मेरी मेंस क्लास देख रहा है वो इन चीज़ों से वाकिफ रहता है, तो इसीलिए मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक्स की मैम है, वो आपको ये सब समझा देगी, टेक्निकल टर्म। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से मेंटेन करे, है ना, आरबीआई, और महंगाई दर को कम रखे। जब महंगाई दर कम रखेगा, हालांकि रखा है, हमने न्यूज़ में देखा, तो फिर ये निवेश करवाया जाए। अब जो लिटरेसी रेट है, जैसे मानते हैं जो लिटरेसी रेट वाली बात थी, लिटरेसी रेट में हम क्या कर सकते हैं कि देखिए लिटरेसी रेट कम क्यों है और औरतों का कम क्यों है, क्योंकि अभी भी ऐसा, खासकर जो हमारे रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या है कि अभी भी ज़्यादा वहाँ कट्टरता दिखाई देती है, धर्म की बातें ज़्यादा होती हैं, राइट। तो धर्म में ये देखा जाता है कि औरतों को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह। तो वहाँ जाके सरकार ने कुछ क्या करना चाहिए कि वहाँ जाके वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहिए, राइट। वहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट फैसिलिटीज़ पहुँचानी चाहिए, जो OFCs होती हैं अंडरग्राउंड ले जानी चाहिए, या जो वीसेट होता है, जो एक एंटीना जैसा होता है जहाँ से नेट की कनेक्टिविटी होती है, वो बढ़ाई जाए। और जो NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो नॉन प्रॉफिट में काम करते हैं, उनको सरकार ने मदद करनी चाहिए, सरकार ने उनको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि वो सेल्फ वे में काम करें। तो जो भी, अब देखिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे सकता अभी, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैंने आपको समझाया। क्या समझाया? देखिए, प्रॉब्लम्स जो मैंने दिखाई आपको, जब आपको दिखाया, हर एक प्रॉब्लम्स को मैंने रिपोर्ट के थ्रू दिखाया, फिर मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया, कैसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। सॉल्यूशन हर कोई दे देता है, ट्रस्ट मी। वहां पर सॉल्यूशन, क्योंकि भारत के साथ यही प्रॉब्लम है, भारत की जनसंख्या के पास सॉल्यूशन ही है। आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताइए, कोशिश करिए, जाइए तो उधर बताइए प्रॉब्लम, जिसको नहीं भी आता होगा वो भी सॉल्यूशन दे देगा। परंतु प्रॉब्लम का जड़ क्या है, प्रॉब्लम के पीछे रिसर्च नहीं करते हैं लोग। तो वो रिसर्च जो है वो मैंने आपको पूरी दिखाई, जिन्होंने रिसर्च करी है, जो ऑथेंटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि जब प्रॉब्लम हमें सच में पता चलेगी तभी तो सॉल्यूशन सही निकलेगा। लोग सॉल्यूशन तो दे देते हैं, प्रॉब्लम उन्हें पता ही नहीं होती, इसलिए सॉल्यूशन देना आसान होता है, प्रॉब्लम पकड़ना मुश्किल होता है। इसलिए प्रॉब्लम के लिए मैंने पूरी स्लाइड्स आपको दिखाई, आप पकड़ पाए होंगे मेरी बात, राइट। तो यही है मीन्स राइटिंग, यानी कि कमेंट में क्या है, आपको उस मुद्दे के बारे में इंट्रो देना है, पहली बात। दूसरा, जब बॉडी में आपने उसका जो भी प्रॉब्लम्स है वो दिखानी है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है ना। भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों नहीं बन सकता, प्रॉब्लम मैंने दिखाई, और प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल रिपोर्ट्स के रूप में दिखाई, ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स दिखाई। फिर सॉल्यूशन मैंने एक आपको बता दिया, बाकी सॉल्यूशन आप इतने समझदार हैं, मुझे पता है आप कर लेंगे, आप इतने मैच्योर हैं, राइट। और कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमारा कमेंट सेक्शन है, हम उसमें आपको रिवर्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ATO में आपको पता है 3 पेपर हैं, तो तीनों के लिए हमने अलग अलग टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें एक टेस्ट सीरीज में आपको 10 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, और ये मात्र इंडिविजुअली अगर आप इसे परचेस करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू 2999, और कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 7999 ओनली। प्लस इसमें गवर्नमेंट अकाउंट का जो चैप्टर है 1 to 8 उसका डिस्कशन होगा, जैसे आज आपने देखा था इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स का हमने डिस्कशन किया, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और साथ में स्टडी मटेरियल, जो भी आपको ये स्लाइड्स दिख रही है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो पर्सनली आई एम सेइंग, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको प्रेफर करिएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप देखें कोई डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ पर हमारी जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है वो आपका पूरा साथ देगी, और बहुत इजीली आप इसे क्रैक कर जाएंगे, ट्रस्ट मी। और एक और ऑप्शन है, आप प्रीमियम लेक्चर्स भी ले सकते हैं विद स्टडी मटेरियल, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2999 ओनली। गॉट इट। और जो कल के लिए क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे एक बार, पर उससे पहले हम देखेंगे कि ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आपने ज्वाइन करना है, जिसमें डेली अपडेट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, ठीक है। कहीं आप पीछे ना रह जाएं, तो इसको जरूर लॉग इन कर लीजिए, राइट। अब जो कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए ये है, we have a political system where president is a nominal head and the prime minister is a real head. So is it right that president as a constitutional head is merely a nominal head? जैसे आप सभी जानते होंगे, प्रधानमंत्री जो है वास्तविक मुखिया तो प्रधानमंत्री ही हैं, राष्ट्रपति तो नाम मात्र मुखिया है।
पर हम कहते हैं संविधान के जो मुखिया हैं वो तो राष्ट्रपति हैं। तो जब संविधान के मुखिया राष्ट्रपति हैं तो उनको नॉमिनल हेड यानी कि नाम मात्र मुखिया बनाना क्या सही बात है? तो इसमें भी आपने कमेंट करना है। अगर आपको लगता है गलत है तो उसको सही करना है, उसका प्रॉब्लम करना है। डोंट वरी, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो जो हमारा मनोबल होता है वो नीचे होने लगता है, और जब आप कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो और मन करता है और मेहनत की जाए, राइट। तो यहीं से मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ। जय हिंद।